Okay, we were discussing about certain basic accounting terms. हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड कल हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके थे एंड आर्यमन बेटा तुम एक बार उसको वीडियोस को देखकर ये शीट को एक बार पढ़ने की कोशिश करना हाँ सर। और जो डाउट्स आएंगे उसको अपन फिर से अलग से ले लेंगे, है ना। ओके सर। और कल से हमें जो नया स्टार्ट करना है अकाउंटिंग क्वेश्चन वो कल से अपन स्टार्ट कर ही देंगे उसको। तो उसमें तुमको इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा। तो जब तक ये टर्म्स ज्यादा और यूज आने लगेंगे तब तक तुम्हारा वो हो जाएगा, ठीक है, तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने लायबिलिटीज भी डिस्कस कर ली थी, एसेट्स भी हो गई थी। गुड्स एंड इट्स टाइप्स हो गए थे हमारे। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड्स पेबल हो गया है। रिसीट्स, आई थिंक हमें रिसीट से डिस्कस करना था। क्या कहना है आप लोगों का? सर हमने ये पूरी वर्कशीट डिस्कस कर ली थी। हाँ, क्या कह रहे हो? हमने ये पूरी वर्कशीट डिस्कस कर ली थी। पूरी नहीं की थी, बस ये क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइजेस है वो ही बाकी थे। नहीं हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे और मैंने एक जगह रोका था और तुमने कहा था सर मुझे बस यहीं से दिक्कत आ रही थी, इसके बाद वाली एक्सरसाइज में नहीं कर पाए थे। तो मैंने उसमें बस एक टॉपिक डिस्कस किया था जहां तक आई थिंक वो रिसीट्स था, वो रिसीट्स था और ऐसा कुछ पॉइंट था, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। बट अगर आप मुझे इफ यू फील लाइक कि आप, अच्छा ये हमने शायद ज्यादा ये एक्सरसाइज डिस्कस की होगी चंपक लाल वाली। हाँ, ये एक्सपेंडिचर से हमें डिस्कस करना था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा हाँ। है ना। छोटा सा है एक्सपेंडिचर्स और ये 3-4 छोटे छोटे टर्म्स है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं और ये फिर हमारा ये करीब करीब खत्म हो जाएगा। तो आई टेक अप दिस एक्सपेंडिचर पार्ट। देखिए दो चीज होती है बिजनेस के अंदर, कोई चीज होती है जिसको हम इनफ्लो कहते हैं, मतलब चीज आ रही है, और एक होता है आउटफ्लो जो हमारे पास से जा रही है। इनफ्लो जो होता है वो दो तरह से हो सकता है। इनफ्लो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। काइंड में मतलब किसी ने हमें मशीन दे दी, किसी ने हमें फर्नीचर दे दिया, किसी ने हमें गुड्स दे दिया, कुछ भी हो सकता है। और या फिर कैश में भी हो सकता है। तो अगर हमें कैश में पेमेंट मिला है तो, या जैसा भी हमको मिला है उस हिसाब से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, तो आपको वो देखना है। तो बेसिकली ये दो 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 एस्पेक्ट्स हैं। तो वी गेट इनफ्लो एंड देन वी गेट द आउटफ्लो। तो जो इनफ्लो है वो रिसीट्स है। मान लीजिए मैंने किसी को गुड्स दिए, उसके बदले उसने मुझे पैसे दिए, वो रिसीट है। मैंने किसी को मशीन दी, उसके बदले में उन्होंने पैसे दिए, वो रिसीट है। और रिसीट अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अकाउंट्स के अंदर जो रिसीट्स होती है वो कैश में ही आए जरूरी नहीं है, काइंड में आ सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा किसी ने हमें कोई सामान दिया उसके बदले में, और इवन सामने वाला अगर हमारा डेटर बन जाता है, डेटर माने उससे हमको पेमेंट लेना भी हो जाता है, तो भी अकाउंट्स में हम उसको रिसीट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाद में लूंगा क्लास, ठीक है। तो मैं जैसे कि एग्जांपल में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग ये थोड़ा सा अकाउंट्स के लिए नई सी चीजें, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ऐसा दूसरी जगह नहीं होता, ये अकाउंट्स में ऐसा होता है। बाकी आप लोग, हम लोग रियल लाइफ में इस चीज को नहीं करते, इस चीज के हम आदी नहीं है। मान लीजिए मैं मोबाइल बेचता हूँ, ठीक है। मोबाइल मैंने अगर किसी को कैश में मैंने दिया और सामने वाले ने मुझे कैश पेमेंट किया, हमें कैश आया, तो हम इसको सेल कहते हैं। लेकिन अगर मैंने मोबाइल दिया है और सामने वाले ने क्रेडिट में खरीदा, उधार में, उसने कहा मैं आपको 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा, तो वो भी हमारी सेल है। और जिससे मुझे पैसा लेना है उसको अकाउंट्स के लिए टर्म यूज करते हैं, हम उसको कहते हैं डेटर। और डेटर और ये बिल, ये अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहलाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल, जिससे मैं पैसा लेना है।
और ये जो डेटर है, ये अकाउंट्स रिसीवेबल जो है, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल का हिस्सा है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ट्रेडिंग से जिन लोगों, ट्रेडिंग एक्टिविटी से जिन लोगों से पैसा लेना है। ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या, मेरी मोबाइल की शॉप है, मेरा काम मोबाइल बेचने का, तो मैंने मोबाइल बेचा, उससे जो पेमेंट मिलना है मुझे, वो मेरा बिजनेस एक्टिविटी। तो ट्रेड रिसीवेबल माने मुझे अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो मेरा व्यापार है, जो मेरा बिजनेस है, उसकी एक्टिविटी से जो मुझे किसी से पैसा लेना है, वो ट्रेड रिसीवेबल है। अब वो दो ढंग का हो सकता है, बिल रिसीवेबल और डेटर। डेटर की बात करते हैं, अभी बिल रिसीवेबल की बात नहीं कर रहा हूं, डेटर। तो जिससे पैसा लेना है वो मेरा डेटर हो गया। तो अकाउंट्स में वो भी सेल है। अच्छा, ये भी रिसीट कही जाएगी, अकाउंट्स में ये भी रिसीट कही जाएगी। पैसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन इसको भी हम रिसीट कहेंगे। भले प्रॉमिस मिला, उसने प्रॉमिस किया मैं 15 दिन में पैसा दूंगा, तो भी हम इसको अकाउंट्स में रिसीट कहेंगे। तो रिसीट का मतलब ये नहीं होता है कि जो कैश ही मिले, काइंड में मिलता है, प्रॉमिस मिलता है, तो उसको भी हम रिसीट ही कहते हैं। एक ही बात, ठीक है, एक ही चीज। दूसरी चीज जो हमें इंपॉर्टेंट है वो ये समझनी है कि हमें जो रिसीट हो सकती है वो दो ढंग से हो सकती है। किसी भी चीज की रिसीट हमारे पास दो ढंग की हो सकती है। रिसीट्स हमारे पास एक तो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी के कारण हो सकती है, एक नॉन रेगुलर एक्टिविटी हो सकती है। ऐसी एक्टिविटी जो कभी कभार होती है हमारे पास, तो रेगुलरली नहीं होती। रेगुलर माने हमारा बिजनेस गुड्स बेचने का काम है, तो उससे जो रिसीट होगी वो रेगुलर हो जाएगी। नॉन रेगुलर माने भाई हमारा मोबाइल बेचने का काम है, मेरे पास एक रैक पड़ी थी, वो रैक जरूरत नहीं थी, मैंने रैक बेच दी। रैक बेचने का, वुडन रैक या स्टील की रैक बेचने का बिजनेस नहीं है, ठीक है, बट बिजनेस हमारा गुड्स बेचने का, ठीक है। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी रिसीट्स में। इसी ढंग से जो दूसरा होता है वो होता है हमारा, रिसीट का उल्टा होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट में हमको मिलता है, एक्सपेंडिचर हमें देना होता है। तो एक्सपेंडिचर भी दो कारणों से हम कर सकते हैं। एक, बिजनेस के काम से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि जो एक्टिविटीज हम करते हैं, खर्चे करते हैं अपने डे टू डे काम के लिए। डे टू डे काम के लिए, डे टू डे काम मतलब हमने सैलरीज दी, हमने वेजेस दी, हमने रेंट दिया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिजनेस का हिस्सा है। सैलरीज हम देंगे। हमने गुड्स खरीदे, सामान बेचने के लिए खरीदे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस है हमारा, गुड्स खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, बेचेंगे। खरीदेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेचेंगे तो रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए हमें मशीन की भी जरूरत होती है। हो सकता है कहीं पे हमने फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, ऑफिस डालना चाह रहे हैं, बिल्डिंग डालना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने लैंड भी खरीदी हो सकती है। हमने कोई बिल्डिंग भी बनाई हो सकती है। बिल्डिंग बनाना, लैंड लेना, मशीन करना, ये हमारा बिजनेस रेगुलर एक्टिविटी नहीं। बिजनेस के लिए हमको जरूरी लग सकता है, वो अलग बात है, बट नॉट। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जो खर्चा हमने इसके लिए किया, एसेट के लिए किया। अब इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक और भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, उस चीज को समझिएगा, क्योंकि हम उस चीज को देखेंगे आगे। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हमारी एसेट को मेंटेन करता है। मेंटेन करता है मतलब गाड़ी है, उसको चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो जो पेट्रोल है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो कार खरीदी है या टू व्हीलर खरीदा है या जो भी खरीदा है, एसेट खरीदी, जो भी गाड़ी खरीदी है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से वो एसेट तो आ गई, लेकिन एसेट मेंटेन कैसे होगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। बिल्डिंग बनाई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन बिल्डिंग के अंदर
पुताई की, वाइट वॉशिंग कराई, मेंटेन कराई, रिपेयर्स कराया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार की रिपेयरिंग कराई, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन की मेंटेनेंस के लिए स्टाफ रखा है, वो मशीन चलाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, सफाई करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दिस इज हाउ इट गोस, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इस हिसाब से ये दोनों तीनों चीजें हमारी चलती, ठीक है। अब इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारी चीज। तो मैं अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है। प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है मतलब हम मशीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करती है, टाइम टू टाइम रिपेयर करती, ठीक करती, उसको चलाए रखती है। जो जो खर्चे हमारी कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कैपेसिटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को, हमारे प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर्स हमारे दो टाइप के हो। तो एक्सपेंडिचर से आउटफ्लो होता है, चीजें जा रही होती है हमारे पास, ठीक है। आउटफ्लो, अब ये आउटफ्लो जो है, देखिए इसमें वर्ड मैंने यूज किया आउटफ्लो और इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी। मतलब आउटफ्लो तो है, वो हम दे तो रहे हैं पेमेंट, वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमारी या तो आउटफ्लो है, पैसा दिया अपन ने, या हमने लायबिलिटी ले ली, मतलब हमने एक सामने वाले से सामान तो खरीद लिया लेकिन अभी पैसा नहीं दिया, तो लायबिलिटी हो गई हमारी। जब हम पैसा नहीं देते किसी चीज का, हमने बेनिफिट ले लिए लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, तो उसको कहते हैं लायबिलिटी। वो लायबिलिटी बन जाती है, हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इवन पेमेंट, हमने बेनिफिट ले लिया, उतने में ही वो एक्सपेंडिचर हो गया, भले ही हमने पेमेंट दिया हो या नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी जगह पार्टी की होटल में और हमने उसका अभी पेमेंट नहीं किया, तो होटल में पार्टी कर ली मतलब एक्सपेंडिचर हो गया, चाहे हमने पेमेंट किया हो या पेमेंट हमने नहीं किया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी। तो अगर पेमेंट कर दिया तो आउटफ्लो हो गया, नहीं किया तो लायबिलिटी हो गई। तो इस हिसाब से ये चीजें हैं। दे डिनोट कॉस्ट इनकर्ड। अब जब हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या दिखाता है कि हमारी कॉस्ट लगी है, हमको कुछ देना पड़ा या लायबिलिटी हो गई है। फॉर, अभी क्यों बनती है, हमें कोई चीज कॉस्ट क्यों देनी पड़ती है, क्यों क्यों लायबिलिटी होती है? या तो हमने कोई एसेट खरीदी या हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी। एसेट खरीदी मतलब मशीनरी खरीदी, पैसा नहीं दिया तो भी वो एक्सपेंडिचर है। मशीनरी खरीदी, पैसा दे दिया तो भी एक्सपेंडिचर है। गुड्स खरीदे, पैसा नहीं दिया तो भी एक्सपेंडिचर है। गुड्स खरीदे, पैसा दे दिया तो भी एक्सपेंडिचर है। तो वो कैश भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। तो एक्सपेंडिचर किस लिए हो सकता है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। एंड देन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, हमने जो खर्चा सर्विसेज दी, टेलीफोन का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, सैलरी दी, वो सब भी। ये भी हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे उनका एक्सपेंडिचर दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारी हमारी क्वालिटी एसेट को इंप्रूव करते हैं, हमारे बेनिफिट्स हमको देते हैं। एसेट को एक्वायर करने के लिए या एसेट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या हमने कोई एसेट खरीदी है उसके लिए, या एक्सपेंडिचर जनरली ऑफ हायर वैल्यू एंड बेनिफिट्स ऑफ दीज, या ऐसा हमने कोई खर्चा किया है बड़े अमाउंट का जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। या एनी क्वेश्चन? सर ये एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बहुत डिफिकल्ट है, पता ही नहीं चल रहा। क्या?
एक्सपेंडिचर जो 3 टाइप्स के एक्सपेंडिचर है उसमें डिफरेंस बहुत डिफिकल्ट है, तीनों सेम ही लगते हैं। इसको तो एक बार अलग कर दो, ठीक है, इसको अलग कर दो, अभी हम सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि तुमने लास्ट टाइम कोई चीज खरीदी है, वो बताओ मेरे को, है ना, अभी तो लॉकडाउन है ना, लास्ट टाइम तुमने कोई चीज खरीदी है उसका एक एग्जांपल दो मेरे को। क्लोथ्स खरीदे थे लास्ट टाइम। क्लोथ खरीदे थे, तो क्लोथ तुम बार बार यूज करोगी, एक बार मतलब एक बार खरीद लिए तो कई सालों तक चलते हैं कि वो बार बार जैसे जरूरत होती यूज होते जाते हैं, वैसे वैसे खरीदने की जरूरत पड़ती है। खरीदने की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है। अब और चीज बताओ, और क्या खरीदा? आपने कोई एसेट खरीदी घर में, हमने घर में टीवी खरीदा, हमने घर में फ्रिज खरीदा, हमने घर में कार खरीदी, हमने घर में स्कूटर खरीदा, ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्कूटर खरीदा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और स्कूटर में पेट्रोल लिया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो टर्म्स हैं ये रियल में थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंफ्यूजिंग नहीं है, और ये है कंफ्यूजिंग, और ये शुरू में दिक्कत करेंगे क्योंकि अभी हम नई चीज सीख रहे हैं। जब हम अभी कोई और ट्रांजैक्शंस करेंगे और चीजों को समझेंगे तो इनकी मीनिंग धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा। तो लेकिन ये अभी थोड़ा बहुत आइडिया हमें देना जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज आएंगे, तो आप जो अभी हम पढ़ रहे हैं उससे उस समय जो डिस्कशन होगा उसको कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि हम इसको तभी बाद में देखते, लेकिन मैं अभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप, इसलिए इसको थोड़ा बहुत पढ़ना बीच बीच में जरूरी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। एक फैक्ट्री है, अच्छा ये बताओ कि फैक्ट्री में क्या क्या चीजें खरीदी जा सकती है। गिव एन एग्जांपल, कोई बिजनेस है, फैक्ट्री क्या कोई बिजनेस है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज खरीद सकता है कोई बिजनेस, क्या क्या खरीदता होगा तुम्हारे हिसाब से, लिव इट। कोई भी बिजनेस हो सकता है, तुम अपने मन से कोई भी बिजनेस अज्यूम कर लो। फर्नीचर नहीं, एक तो पहले बताओ बिजनेस किस चीज का तुमने अज्यूम किया है, क्या कौन सा बिजनेस सोच रही हो? ऐसे कोई डिसाइड नहीं किया, मैं तो जनरल बोल रही थी। नहीं, तुम एक कोई भी बिजनेस, नहीं बिजनेस सोचना पड़ेगा तभी उसके हिसाब से डिसाइड होगा। हर बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बदल सकता है। कोई भी आस पड़ोस का कोई भी बिजनेस अपने मन से सोच सकते हो कि ये बिजनेस मैंने सोचा है। क्लोथ्स का ही बिजनेस ले लो। चलो ठीक है, एक मैंने आपने कहा एक गारमेंट स्टोर आपने सोच लिया। अब इसने एग्जांपल दो कि ये क्या क्या चीजें खरीद सकता है। ये रैक्स खरीदेगा जिसमें वो रखेगा, फिर क्लोथ्स खरीदेगा। रैक्स मान लो, अलमीरा मान लो, या फर्नीचर बोल दो। फिर ये कपड़े बेचने के लिए गारमेंट्स भी खरीदेगा। और क्या क्या किस चीज के लिए पैसा उसको देना पड़ सकता है, बिजली का बिल भी देगा, दुकान में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ना, टेलीफोन भी है दुकान में, चाहे मोबाइल का हो चाहे लैंडलाइन हो। फिर जो वर्कर्स रखेगा सेल्समैन के लिए सैलरी, कुछ सैलरीज देना पड़ेगा, कुछ वेजेस देनी पड़ सकती है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, दुकान में एक साफ सफाई के लिए रखा है भाई, झाड़ू के लिए, उसको भी चलो वेजेस में आ गया वो, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्टेशनरी खरीदने की जरूरत पड़ सकती है, कागज वगैरह, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सब की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और क्या क्या जरूरत लग सकती है इसको? हाँ, इसने क्या किया, दुकान चलाने के लिए इसको पैसे की जरूरत है, उसने लोन लिया था, उस लोन के ऊपर इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। अच्छा इसका काम धीरे धीरे बहुत बढ़ गया, तो उसने क्या किया, एक खुद की डिलीवरी वैन खरीद ली, गाड़ी, भाई सबके कस्टमर, दुकान, ये होलसेल का काम चालू कर दिया, आसपास के गांव में भी इसका सामान जाता है, तो उसने कहा गाड़ी भी खरीद ली, वो गाड़ी भी खरीद ली, वो वैन से सामान आसपास भेज देता है खुद अपनी गाड़ी से, ट्रांसपोर्ट का चक्कर ही, बोला उसको जल्दी पहुंचता है, ठीक है। अब वैन खरीदी तो उसके साथ डीजल भी लगेगा, पेट्रोल डीजल भी लगेगा इसको, तो मान लीजिए ये उसके खर्चे। अब इसमें से ये ऐसी चीज बताओ वो कौन कौन से खर्चे हैं जिससे वो उसको लॉन्ग टर्म तक फायदा मिलेगा, मतलब साल 10 साल फायदा मिलेगा, ईयर आफ्टर ईयर।
वैन, रैक्स मतलब जो फर्नीचर। अच्छा, तो तुमने कहा कि एक उसको जो बेनिफिट जिसको ईयर आफ्टर ईयर मिलेगा वो रैक्स खरीदने से मिलेगा। ये रैक्स एक साल में तो है नहीं, बार बार यूज करेगा। और रैक्स हाँ उसका बिजनेस नहीं, वो तुमने अपने यूज के लिए खरीदा, ठीक है। हाँ। और रैक्स वगैरह को हम एसेट भी कहते हैं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में एसेट है उसकी प्रॉपर्टी। और वैन, वैन, ये भी उसकी एसेट है। तो ये वैन और रैक्स ये इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और बाकी सब के सब उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गारमेंट खरीदा है, बेचना भी पड़ेगा, वो रखने के लिए उसको कोई एसेट थोड़ी पड़ रही है एसेट तो है, गारमेंट बेच के प्रॉफिट कमाएगा, ऐसा नहीं कि गारमेंट एसेट नहीं है, लेकिन इट इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। ये खरीदना बेचना तो उसका हिस्सा है बिजनेस का। रैक खरीदना बेचना बिजनेस नहीं है। वैन खरीदना बेचना बिजनेस। अगर कोई वैन डीलर होता, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी होती, ये ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, अब वो ऑटोमोबाइल कंपनी वैन खरीद रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। एक फर्नीचर की बिजनेस है जिसका, वो फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन टेलीफोन का खर्चा तो सबके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, चाहे कैसा भी बिजनेस हो। टेलीफोन की कंपनी होगी तो बात अलग है, उसके लिए भी वैसे वो अलग, उसकी एक अलग डिस्कशन हो सकता है। लेकिन किसी भी चीज का बिजनेस है, टेलीफोन का बिजनेस, बिजली की कोई भी काम है, बिजली तो खरीदेगा। सैलरी वेजेस तो सबको देना पड़ेगा, चाहे कैसा बिजनेस हो, सबके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी का बिजनेस नहीं है, थोड़ी देर के स्टेशनरी का बिजनेस है तो भी डेफिनेशन अलग हो जाएगी, लेकिन एक बार के लिए तो कोई भी स्टेशनरी दुकान खरीद रहा है बिजनेस वाला, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इंटरेस्ट भी उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन आप कोई एसेट खरीद, पेट्रोल डीजल कोई खरीदेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बल्कि आप कोई एसेट खरीद रहे हो, जिस एसेट से मेरे पास एक दुकान है, ठीक है, मेरे पास एक दुकान है, ठीक है, काम बढ़ गया तो मैंने पड़ोस की दुकान और खरीद ली। तो अब ये बताओ, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि प्रॉफिट गिरेगा, क्या सेम रहेगा? एक से दो दुकान हो गई मेरी, बढ़ेगा। तो ये मेरा एक से दो दुकान जब मैंने की, तो उसके लिए जो मैंने शॉप खरीदी, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है। एक दुकान से दो दुकान खरीदी, इसके अंदर मैंने एसी भी लगवा लिया कि कस्टमर आए, बोला हाँ यार अच्छा आराम मिल रहा, बैठो, तो ये भी मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कैपेसिटी बढ़ रही है। एसेट खरीदी मैंने दुकान में स्टॉक खरीदा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टॉक आया आज बिक जाएगा, वो सालों के लिए रखने के लिए थोड़ी खरीदा है। लेकिन एसी है जो दुकान खरीदी, वो अभी के लिए तो फर्नीचर वगैरह होगा, लगा हुआ होगा दुकान पे, अच्छे से कायदे से सामान जमा होगा, तो मैं ज्यादा बेच पाऊंगा, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे खर्चे मैंने इसके ऊपर क्या किया, एक फ्लोर और बना दिया, एक और बना दिया, ये ऊंची कर दी दुकान, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसको ऊंची करने के लिए जो भी खर्चे लगे हैं, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस। मैं मशीन लगा रहा हूँ, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मेरे पास दो मशीन है, मैंने दो मशीन और लगा दी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऐसे खर्चे जो आपको लॉन्ग, इसका एक सबसे बड़ा डेफिनेशन ये भी है, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब एक साल से ज्यादा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और एक साल तक ही मिलेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे पास एक स्टाफ है, चलो इसी शिफ्ट पे, मैं एक स्टाफ है, उसको मैं हर सैलरी तो हर महीने देना पड़ेगी, तो वो काम करेगा मैं उसको सैलरी दूंगा, वो काम करेगा मैं उसको सैलरी दूंगा। तो जो मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ एक ही साल, एक ही महीना तो मिल रहा है, कुछ सालों तक थोड़ी मिलता है कि एक बार सैलरी दे दी वो सालों तक काम करता है। खरीद थोड़ी लिया मैंने सामने वाले को, मैं तो उसको तनख्वाह दे रहा हूँ काम करने का। तो जो उसको सैलरी दे रहा हूँ वो हर महीने दे रहा हूँ, और हर महीने वो काम कर रहा है। तो ये जो है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द पर्सन इज वर्किंग एंड आई एम पेइंग, वो काम कर रहा है, मुझे सैलरी दे रहा हूँ, एंड दिस गोज ऑन, जब तक मुझे बेनिफिट मिलता है
मैं देते जाता हूँ, बेनिफिट मिल रहा और जो बेनिफिट मिल रहा मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने एक बार मशीन खरीदी, 5 साल तक मेरे को फायदा रहा उस मशीन का, 5 साल तक मैंने मशीन चलाई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा एक बार किया, बेनिफिट 5 साल मिला। तनख्वाह एक बार दी महीने में, तो बेनिफिट 5 साल मिलेगा ऐसा नहीं है, हर महीने तनख्वाह देनी पड़ेगी। बिजली का बिल हर महीने चुकाना पड़ेगा, टेलीफोन हर महीने देना पड़ेगा, किराया हर महीने देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट मुझे कुछ महीने के लिए मिल रहा है या 1 साल से कम मिलता है। तो 1 ईयर हम क्राइटेरिया लेते हैं, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है वो कैपिटल है, और जिसका बेनिफिट 1 साल तक ही है वो रेवेन्यू। व्हाइट वॉश कराया, व्हाइट वॉश कराया तो अच्छी बात है। अब ये व्हाइट वॉश वगैरह तो ठीक है, हो सकता है कभी हमने अच्छा मेंटेन किया तो 2 साल चल गया, लेकिन नॉर्मली ये तो मेंटेन करने के लिए, इससे कोई बिल्डिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ रही हो ऐसा है नहीं। तो हम इसको, हाँ मैंने बिल्डिंग में बहुत रिपेयर कराई है, बाद सब टाइलिंग वाइलिंग लगवाई है और सब पूरा ऐसा कर दिया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग की लाइफ 5 साल बढ़ गई, इतना रिपेयर। ऐसा रिपेयरिंग ऐसी भी होती है ना, हमने ऐसी रिपेयर कराई कि साहब उसकी लाइफ तो है बढ़ गई, ऐसा एकदम चकाचक नई बिल्डिंग लगने लगी, तब हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मान सकते हैं, एज लॉन्ग एज उसको मेंटेन कर रहा है। हमारे घर के देखें, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ होम। घर में हमने फैन लगवाया, कूलर लगवाया, किचन के अंदर हमने गैस स्टोव लगाया, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। किचन के लिए वेजिटेबल्स आई, स्पाइसेस आए, मसाले वगैरह लेके आए, दाल वगैरह लेके आए, राइस वगैरह लेकर आए, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये राइस दाल चावल ये हमेशा थोड़ी चलते रहेंगे कि सालों तक चल रहे हैं, नो। और ये इनका राइस जब बनाएंगे यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट, स्टोव तो हम बार बार यूज करेंगे, उसका बेनिफिट हमें बार बार मिलेगा 1 साल से ज्यादा। कूलर हम यूज करते करेंगे और उसका बेनिफिट हमें बार बार मिलता रहेगा। राइस एक बार बनाएंगे वो खत्म, ऐसा थोड़ी कि एक बार राइस पकाया तो उसको 4 बार हम खा सकते हैं, एक ही बार खाएंगे, आप जब खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा, वो इट विल नॉट लास्ट। लेकिन कूलर ऐसा थोड़ी कि एक बार कूलर चलाया तो खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा कोई कूलर हो डिस्पोजेबल कि एक बार चलेगा फिर खत्म, तो वो रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन वो कूलर हम चला भी रहे हैं और वो कई समय तक चला रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फैन चल रहा है लेकिन वो बार बार चल रहा है, वेजिटेबल्स एक बार खा ली फिर बार बार खा, ऐसा नहीं हो रहा ना। सिंगल यूज, आप इसका एक और ढंग से समझ सकते हो, ये चीजों का बेनिफिट सिंगल यूज है, इसको आप अलग अलग एंगल से सोचो। सिंगल यूज एक बार यूज करेंगे, इसके आप मल्टीपल यूज कई कई बार यूज कर सकते हो। एक बार महीने की तनख्वाह दी, बस अब मान लें किसी को मैंने जो है अप्रैल की तनख्वाह दी, तो बस अप्रैल गया उसका काम खत्म, मई की फिर से देनी पड़ेगी। मई में वो काम करेगा तो मई की तनख्वाह मैं फिर से दूंगा उसको, तो मई की दे दी तो मई का काम खत्म। जब जून आएगा तो जून में जब वो काम करेगा जून का मैं फिर से दूंगा। तो कूलर जो मैंने आज अप्रैल में खरीदा वो अप्रैल में भी चलेगा, मई में भी चलेगा, जून में भी चलेगा, जुलाई में भी चलेगा, अगस्त में भी चलेगा। ये सैलरी के साथ तो ऐसा नहीं होता है, मई की सैलरी अलग, अप्रैल की सैलरी अलग, जून के अलग, जुलाई के अलग, सितंबर बार बार देनी पड़ेगी। टेलीफोन बिल एक बार दे दिया 5 साल के लिए, ऐसा नहीं हो, यू हैव टू पे इट अगेन। या एक तो कंप्यूटर खरीदा है तो मुझे बार बार थोड़ी खरीदना है। मैं अभी आज आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने मॉनिटर रखा है, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आज भी पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाया, ऐसा थोड़ी कि कल के लिए फिर खरीदा, आज के लिए फिर खरीदा, ऐसा नहीं। तो समथिंग ये थोड़ा सा इसको आप सोचेंगे तो हो जाएगा। ऐसी चीज, समझ गई सर, हाँ समझ गई। हाँ, ऐसी चीज जिसका बेनिफिट आप बार बार ले सकते हो, ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जिस चीज का बेनिफिट आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ चीजें हैं जो टर्म्स आपको ध्यान रखना। अब एक ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मुझे इसलिए अभी पढ़ाना पड़ता है कि ये बुक्स में दिया हुआ है और स्कूलों में पढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन मैं अगर इस टर्म को मुझे कोई पूछे कि इस टर्म का मीनिंग मैं बच्चों को कब समझाना चाहूंगा, तो मैं बच्चों को थोड़ी अकाउंटिंग जब पढ़ लेंगे उसके बाद देना चाहूंगा। लेकिन अब चूंकि ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने
ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसका बेनिफिट भी आपको 1 साल से ज्यादा मिल सकता है। लेकिन ये है रेवेन्यू डेफर्ड, डेफर्ड माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट डेफर किया जा सके, बढ़ाया जा सके, है ना। आप चाहो तो उसका बेनिफिट खींच सकते हो। इसका एक सबसे क्लासिकल एग्जांपल होता है, सबसे क्लासिकल एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल भी वही है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा। एडवर्टाइजिंग का खर्चा ना, एडवर्टाइजिंग का खर्चा मतलब क्या? एडवर्टाइजिंग का खर्चा मतलब ये कि मान लीजिए मैंने कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैंने बनाया ना, मैंने कोई एक मोबाइल लॉन्च किया, अब मैं इसको मुझे पॉपुलर करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने शाहरुख खान को बुलवाया, करिश्मा कपूर को बुलवाया और मैंने इसको लॉन्चिंग करवाई, है ना, मैंने बताया, हाँ दिखाया, वो मतलब वो उनसे बोल रहा हूँ, वो तो भाई वो कह रहे हैं कि हम तो यही वाला मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए उनको मुझे लाखों रुपए देने पड़े, ऐसा नहीं कर दिया हमने। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मुझे 1 साल नहीं मिलेगा, 1 साल से ज्यादा मिलेगा। ये काफी बड़ा एडवर्टीजमेंट कंपनी, फिल्म स्टार को बुला के लंबा चौड़ा प्रोग्राम करवाया, शो करवाया, या उनसे एडवर्टीजमेंट कराया। तो कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है, और स्पेशली तब जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, नया प्रोडक्ट होता है ना, तो लोग ऐसा करते हैं। पुराने प्रोडक्ट में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर साल इतना वो खर्चा करती है। लेकिन कुछ कभी कभी हम बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। वो कब करते हैं? जब नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में पहली बार उतार रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसा चाहते हैं एकदम से मीडिया में छा जाए, सबको उसकी बात करने लगे, ऐसा हम चाहते हैं। उसके लिए हमने कुछ खर्चा किया, तो जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिले। एडवर्टीजमेंट वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू हर बात है, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट जो हमने थोड़े बड़े स्केल पे कर दी, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिल सकता है, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इन दोनों में एक और बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि ये जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में सामान खरीदा है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी चीजें, और आप उसको समझने की कोशिश करें। नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन इसलिए नहीं लीजिएगा क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी समझा दिया खत्म, ये बार बार आएगा और ये बार बार डिस्कशन करेंगे इस चीज। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चीजें होती हैं, इनकी फ्यूचर वैल्यू होती है, वैन, इनकी फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या? फ्यूचर वैल्यू से मतलब ये है कि अगर आज मुझे रैक की जरूरत नहीं, अलमीरा की जरूरत नहीं, फर्नीचर की जरूरत नहीं, वैन की जरूरत नहीं, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, मैं इसको सेल कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये गुड्स तो छोड़ दो, गुड्स तो बेच सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये हमें कुछ ऐसा थोड़ी मिलता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी खरीद के रखी हुई है, मैंने पेमेंट किया इसमें और अब मैं चाहूं तो बाद में इसको बेच सकता हूं। नो, आई कांट सेल। मैं चाहूं, मैंने टेलीफोन का पेमेंट किया तो टेलीफोन को ऐसा डब्बे में बंद करके टेलीफोन को रख सकता हूं, जिस चीज का पेमेंट किया वो उसको बंद करके रख सकता हूं, और जब मैं चाहूं तो उसको ना रैक में बेच सकता हूं, अलमीरा में बेच सकता हूं। आई कैन नॉट सेल किसी की मजदूरी, किसी ने अप्रैल में काम किया और मैं चाहूं कि उसको मई के अंदर मैं बेच दूं, नहीं बेच सकता। वो तो मैंने अप्रैल में, वो उसने काम किया और उसने, मैंने काम करवा लिया और वो काम खत्म हो गया, पैसे दे दिए, खत्म। अब वो कहीं एग्जिस्ट, दुनिया में वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती चीज। लेकिन जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं तो वो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट नहीं करता, वो यूज हो गया। आपने चावल बनाए, खा लिए, खत्म, गया, फिनिश। गैस स्टोव है, खाना बनाया, उड़ नहीं गया हवा में, वो है, अभी भी है। तो आप चाहो, आपको जरूरत नहीं तो आप चाहो तो उस गैस स्टोव को बेच सकते। आपके पास फ्रिज है, आपने फ्रिज में कुछ सामान रखा हुआ खाने पीने का, वो निकाला और खा लिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गया। फ्रिज तो अभी भी है,
आप चाहो तो फ्रिज को बाद में बेच सकते हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सेलेबल वैल्यू नहीं होती, बेचा नहीं जा सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो चीज आई वो बेची जा सकती है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है कि वो रेवेन्यू है, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिल रहा है, बट उसके सेलेबल वैल्यू नहीं है। देखिए ये बहुत बहुत बारीक सा छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ लीजिए आप। ये इतनी ये डेप्थ में मेरा चैलेंज है, कोई नहीं बता सकता, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिए। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। इस साल मैंने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब किया खर्चा, तो उसका कुछ मैंने बेनिफिट लिया होगा ना। वो बेनिफिट क्या है? जैसे मैंने टेलीफोन का पेमेंट किया, तो मैंने टेलीफोन का काम यूज किया ना, सर्विसेज। मैंने किसी को मजदूरी दी, तो उसने सामने वाले से काम करवाया है ना, मैंने मुझे कुछ फायदा मिला है ना उसका, तो बेनिफिट तो मिला है मेरे को। तो बेनिफिट इसी साल यूज हो गया, खत्म। अब ये बात अगले साल तक जाएगी नहीं। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका बेनिफिट, एक सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका बेनिफिट मिलता रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें, इस साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म, अगले साल फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, उसका बेनिफिट अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर से रेवेन्यू। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको हर साल करना पड़ेगा, एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। और उसका जो बेनिफिट मिलता है, जो फायदा मिलता है, वो बस उसी साल की होता है ना। यू गेट द बेनिफिट, यू यूज दैट बेनिफिट एंड दैट इज गॉन। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसका बेनिफिट आपको सालों दर, ईयर आफ्टर ईयर मिलता है, ईयर आफ्टर ईयर मिलता है। किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक और फायदा है, अगर मेरे को ये, मैंने कोई ऐसी एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है जिसका बेनिफिट मुझे मालूम है 10 साल तक मिलेगा, ठीक, मैं चाहूं तो उसको 1 साल बाद उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो चीज खरीदी है उसको मैं बेच सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। और सेल जब करूंगा तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्यों कह रहा हूं मिलेगा? क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जो खरीदना चाहेंगे, खरीद लेंगे, थोड़ा पैसा कम ज्यादा। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम बेचना चाहूंगा ना, तो कोई खरीदना नहीं चाहेगा, नोबडी, कोई उसका पैसे नहीं देगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की चीज के दे देगा। मैं किसी से कहूंगा मैंने सब्जी खरीदी है और वो सब्जी मैंने बनाई और मैंने खा ली है, अब आप पैसे दे दो उसके। कौन दे रहा है? बेवकूफ सा, कोई नहीं दे रहा है ना। मैंने खा भी लिया, मैं बोला खर्चा कर दिया ना, बेनिफिट ले लिया, मैं बोला उसके पैसे दे दो, कौन दे रहा है मेरे को? हाँ, किसी से कहता हूँ मैंने सब्जी बनाने के लिए जो मैंने सामान यूज किया, मतलब बर्तन यूज किया या स्टोव यूज किया, उसके दे दो, उसके नहीं जाएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही तरह है, उसका बेनिफिट 1 साल का ही है, डेफर्ड रेवेन्यू, लेकिन हम उसका बेनिफिट कभी इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि 1 साल से ज्यादा चल जाता है। ठीक है, चल गए। तो जब 1 साल से ज्यादा चल रहा है तो आप ये कह सकते हो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो 1 साल से ज्यादा चल रहा है, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। फर्क ये है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप सेल कर सकते हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप सेल नहीं कर सकते। भले ही बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिल रहा हो, बट उसकी कोई सेलेबल वैल्यू नहीं होती। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, बट सेलेबल वैल्यू उसकी नील है, सेलेबल वैल्यू उसकी नील है। इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की सेलेबल वैल्यू होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी सेलेबल वैल्यू नील है, उसको भी आप नहीं बेच सकते। लेकिन इसकी तो सेलेबल वैल्यू होने का मतलब ही नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, क्योंकि ये तो 1 ही साल में यूज होना है, तो इसकी 1 साल के बाद आप सोचो बेच लोगे तो। लेकिन जब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल के बाद भी कंटिन्यू है तो बिकना चाहिए ना, बट वो बिकता नहीं, इसीलिए हम उसको अलग कैटेगरी में रख देते हैं।
हम कहते हैं ये ऐसे लॉस है जिसका बेनिफिट आपने यूज तो कर लिया, लेकिन आप अभी भी उसको बता रहे हो कि अभी भी है, 1 साल से ज्यादा है, बाकी इसकी और कोई ज्यादा वैल्यू नहीं। इसलिए कई बार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिक्टिशियस माने नाम की, काम की नहीं, सिर्फ नाम की, सिर्फ नाम के लिए वो फिक्टिशियस एसेट, सिर्फ नाम की। फिक्टिशियस माने खाली, खोखला, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, समथिंग। ये टर्म थोड़ा सा आप और डीप में समझेंगे। मैंने अभी आपको इसको जो बेस्ट हो सकता था समझाने की कोशिश की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, और आप चाहो तो साल भर के बाद इसको बेच के इसकी अमाउंट को रियलाइज कर सकते हो, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं कर सकते। डेफर्ड रेवेन्यू और उसका बेनिफिट भी 1 साल का है। तीनों में डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा, डेफर्ड रेवेन्यू का भी 1 साल से ज्यादा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 1 ही साल। फ्यूचर वैल्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो खत्म हो गया। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी नहीं है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह से देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का है। उसका कुछ बेनिफिट कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों का है। इसलिए, लेकिन ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत थोड़े से होते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ये हाँ जी, कोई क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। नो सर। मैं ये टर्म्स ले लेता हूँ, फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा सा टर्म्स, अच्छा अभी और भी है क्या इसके बाद? 30 टर्म्स थे मेरे पास, 20 नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, लेट अस फिनिश, अभी तो खत्म, अभी आगे भी। अभी ऊपर मैंने आपको दिया फार्मास्यूटिकल कंपनी ने फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस किए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये है, और हम इनको, मुझे आपको आप लोगों को बताना रहेगा। आराध्या, यू आर गोइंग टू टेल मी कि इसमें से ये जो चीजें हैं, ये ऊपर जो मैंने खर्चे दिए, एग्जांपल 8 ट्रांजैक्शन दिए, इसमें से कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो तुम नोट करके अपने पास रखो, तुमको मैं पूछूंगा तब बताओ। अनवी, यू हैव टू टेल मी कि इनमें से 8 में से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से, ठीक है। एंड लीशा, यू विल बी टेलिंग मी कि इसमें वो कौन सा आइटम है जो एक्सपेंडिचर है ही नहीं, ना रेवेन्यू है ना कैपिटल, मतलब एक्सपेंडिचर ही नहीं, वो दे दिया, ठीक है। दैट इज व्हाट यू टू टेल मी लीशा, इज दैट ओके? ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट इज, हाँ पहले मैं अनवी से पूछता हूँ। अनवी, तुम मुझे बताओगी इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन सा? सर थर्ड वाला बॉट अ मशीनरी, वेरी गुड, एंड सेवेंथ पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ तो है पक्का, थर्ड और फोर्थ। नाउ आराध्या, व्हाट अबाउट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर फर्स्ट, सेकंड, फिर फोर्थ, फोर्थ, हाँ, फिफ्थ नहीं सॉरी, सिक्स्थ, हाँ, एंड एट्थ। ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड देन लीशा, व्हाट डू यू थिंक, इसमें जो एक्सपेंडिचर कैटेगरी में नहीं है, जबरदस्त है, फिफ्थ। ये तो रिसीट है, ये तो रिसीट है, एक्सपेंडिचर थोड़ी है, तो रिसीट है, मिला है आपने, इट इज अ रिसीट, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, ठीक है, फाइन। अब वो क्लियर हो गया, फिर और क्या है ना। अब ये देख लेते हैं, ये फर्नीचर का बिजनेस है किसी का। अब उसके लिए आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
तो ये फर्स्ट वाला है ना अनवी, ये फर्स्ट वाला क्या है? परचेज ऑफ आइटम ऑफ फर्नीचर फॉर यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेचने के लिए नहीं खरीदा है, यूज के लिए खरीदा है। और ये जो बेचने के लिए खरीदा फर्नीचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टाफ को सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंप्यूटर खरीदा ऑफिस यूज के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसी इंस्टॉल किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये लोडिंग वैन खरीदी है कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस इज दैट ओके? यहाँ पे किसी को डाउट है किसी चीज में? ओके अब ये सलोनी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक काजोल, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो पहले शीट दी थी उसमें नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने कल शाम को ऐड किए हैं, आई थिंक कल 11 तारीख, हाँ कल ही तो ऐड किए। सलोनी a chartered accountant and Kajol a lawyer are school friends and are partners in a firm in the name of All Solutions। एक फर्म है उसमें ये पार्टनर नाम। They run an office, उनका एक ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस है जिसमें 4 लोग काम करते हैं। आपको ट्रू फॉल्स है। काजोल रिसीव्ड अ फी, काजोल को एक फी मिला कस्टमर से लीगल सर्विसेज के लिए, ये दिस इज अ रेवेन्यू रिसीव। ठीक है लिशा, ये ट्रू है ये फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू, क्योंकि ये लीगल सर्विसेज देना काम ही है भाई। काजोल तो लॉयर है, वो तो लीगल सर्विसेज दे रही है, तो ये तो फीस तो मिली, तो रेवेन्यू है ही है। They decided to change the office table and therefore sold out the old tables। उन्होंने पुरानी टेबल बेच दी, उनको कहा टेबल बदलनी है। The amount received from sale of old tables is a revenue receipt। Anvi, is this true or it is false? फॉल्स। False। क्यों? क्योंकि इनका काम टेबल बेचने का था, फर्नीचर, ये तो वे लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये टेबल बेची उन्होंने, कैपिटल रिसीट। वाटर कूलर खरीदा उन्होंने ऑफिस के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या आराध्या की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर। न्यू ऑफिस टेबल खरीदी आराध्या, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी? कैपिटल। तो ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। स्टाफ को सैलरी दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो दिस इज देयर, ये ठीक है। फिर सलोनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की अपने पुराने कस्टमर को और रेगुलर जो पुराने और कस्टमर, शी हैड टू कलेक्ट, अभी मिला नहीं, कलेक्ट करना है, लेकिन जो क्लाइंट से पैसा लेना है क्या हम उसको ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्लूड करेंगे? अनवी, अभी सर्विसेज दी हैं, पेमेंट नहीं मिला है, तो क्या यस सर। हम उसको ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्लूड करेंगे? ट्रू, लेना है पैसा। एक ऑफिस का मेंबर था, उसको बहुत अर्जेंटली लोन की जरूरत थी, तो बिजनेस ने उसको 10,000 रुपए का लोन दिया, तो ये लोन ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाएगा फर्म का कि नहीं कहलाएगा? लोन हम कभी भी उसमें नहीं इंक्लूड करते, ट्रेड रिसीवेबल्स में या ट्रेड पेबल में नहीं। ठीक है, हम ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल में क्या लेते हैं? जो ट्रेड रिसीवेबल माने जो हमें पैसा लेना है बिजनेस के काम से रिलेटेड, रेगुलर एक्टिविटीज। ठीक है, लोन देने का काम या लोन लेने का काम थोड़ी है बिजनेस का, तो उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड पेबल में नहीं लेंगे। इज दैट ओके भाई? ये समझ में आया अनवी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यस सर। ये एक हमने स्टाफ मेंबर को 10,000 रुपए का लोन दिया है मेडिकल खर्चे उठाने के लिए, तो ये तो उसका जो है एक रेगुलर है ना, मतलब ये बिजनेस के काम के लिए नहीं है, उसको एक अलग से हमने फैसिलिटी दी है। बिजनेस का काम लोन देना नहीं है, तो ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड नहीं हुआ। ये तो कर लेंगे। अब हम आते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट्स को हम रेवेन्यू भी कहते हैं, जो हमें रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं। ये क्यों मिलता है? हमने सामने वाले को कोई फायदा दिया होगा, बेनिफिट, किस चीज का दिया होगा? तो गुड्स बेचे होंगे या हमने लोन दिया होगा, हमारा अगर बिजनेस है लोन देने का, और उससे जो हमें पैसा मिला है रेवेन्यू रिसीट्स। जब हम लोन देते हैं वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन लोन पर जो हमें पैसा ब्याज हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है एवरी ईयर, जो हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसीट। हमने गुड्स जो बेचे वो हमारे,
एक्सपेंस जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम एक्सपेंस भी कहते हैं। तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस, जो रोजमर्रा के खर्चे को एक्सपेंस कहलाते हैं। अब जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो जो मिलता है वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज व्हाट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट। लेकिन जो ऐसी चीजें जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, उनसे जो हमें फायदा हो रहा है, हमने मशीन बेच दी, मशीन बेचने से जो हमें फायदा मिला वो गेन है, दैट इज अ गेन, ठीक है। और बिजनेस से जो हमें फायदा मिल रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। और जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से मिल रहा है वो, उससे अगर हमें कोई फायदा हुआ है तो वो हमारा गेन है, ठीक है। वो नॉन रिकरिंग मशीनरी बेच के हुआ तो ठीक है, नॉन गेन है। लॉसेस जो है, लॉसेस जो होते हैं बिजनेस के रेगुलर होते हैं। बिजनेस में कभी भी कोई चीज जल गई, चोरी हो गई या नुकसान, वो सबके लिए एक टर्म ही है लॉस। ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से भी हो सकता है और इंसिडेंटल एक्टिविटी से भी हो सकता है। आग लग गई या कोई मशीनरी 50,000 की हमने 45,000 में बेची, वो भी लॉस है। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं है, खर्चे ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम है, तो भी लॉस है। तो लॉस एक बहुत कॉमन शब्द है जो भी हमें कम हो रहा है उसके लिए। प्रॉफिट गेन एंड इनकम, उनके रिलेशनशिप क्या है? प्रॉफिट गेन एंड इनकम, प्रॉफिट एक्सेस है, बिजनेस एक्टिविटीज होता है। प्रॉफिट कमाना बिजनेसमैन का मेन पर्पस है। बिजनेसमैन बिजनेस करता है क्यों? प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट से बिजनेसमैन की कैपिटल बढ़ती है क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है, ठीक है। ये रिवॉर्ड माना जाता है कि आपने जो रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड, दैट इज प्रॉफिट। एंड गेन जो है मींस ये नॉन इंसिडेंटल एक्टिविटीज, ये एक्स्ट्रा इनकम है, बेनिफिट है जो आपको मिल रहा है। ये ऐसी चीजों से मिलता है जो जिसका आपका बिजनेस नहीं है, अनयूजेबल एसेट है, ऐसे एसेट है जो आप यूज नहीं कर रहे, आपने बेच दी, ठीक है, उससे आपको जो फायदा, ठीक है, वो हम। अब इनकम क्या होता है? इनकम मतलब प्रॉफिट और गेन का जो टोटल है वो इनकम है। इनकम मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ जोड़ के। इनकम इज द टोटल अर्निंग ऑफ द बिजनेस और अ पर्सन। टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग को इनकम है। इसके अंदर क्या क्या आ गया? इट इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी एंड गेन्स फ्रॉम द इंसिडेंटल एक्टिविटी। तो आप जो बिजनेस कर रहे हो वो भी, और दूसरी चीज, द कॉमन इन कॉमन लैंग्वेज मेनी टाइम्स इनकम एंड प्रॉफिट आर टेकन एज सेम। कई बार इनकम और प्रॉफिट को हम एक मान लेते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस। इनकम इज वाइडर टर्म देन प्रॉफिट और गेन। इनकम जो है तो प्रॉफिट गेन से बड़ा टर्म। तो इनकम मतलब गेन प्लस प्रॉफिट दोनों मिलकर। Income contains profit of the business activity and gain from incidental activity. A salaried person, एक salaried person है जो नौकरी पेशा वाला आदमी है ना, वो अपनी सैलरी को अपनी इनकम मानता है। Similarly, a professional would call his or her revenue as income. Income is very commonly used term for any type of earning. ये बहुत कॉमन टर्म है जो हम यूज कर लेते हैं किसी भी तरह की अर्निंग का, ठीक है। बट इनकम और उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस। अब एक्सपेंस और लॉस में भी डिफरेंस, एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्या? एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, जब हम खर्चे करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है। दीज आर आउटफ्लोज, ये आउटफ्लो है, बिजनेस से जा रहा है। किस चीज के लिए? कोई बेनिफिट मिला आपको, हमने किसी को काम करवाया, उसने हमारा काम किया, तब हमने सैलरी दी है, तो ये खर्चा है। हमने टेलीफोन यूज किया है ना, सर्विस यूज की, बिजली यूज की, हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो ये खर्चा है। लेकिन लॉसेस एक्सीडेंटली होते हैं एंड बिजनेस को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये एक्सपेंस का बेनिफिट मिलता है, लॉस का बेनिफिट नहीं मिलता। बिजनेस डू नॉट रिसीव एनी एडवांटेज ड्यू टू लॉस। लॉस से कोई उसको एडवांटेज मिला हो ऐसा नहीं। तो लॉस का मतलब आपका तो गया सामान, पैसा गया, आपको उसके बदले कुछ मिल रहा हो ऐसा नहीं, एक्सपेंस से मिलता है। रोहन के क्वेश्चन था, सर माय फादर इज इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग गारमेंट्स but he also invests money from business into share market and earns from there also, वहां से भी कमाता। So his earnings from stock market is gain or profit. Rohan, what your father earns from his business of selling garment will be profit, but what he earns from share market is his gain, and both taken together, अच्छा ये कट गया, is his income. दोनों को हम जब लेंगे तो इनकम, ठीक है।
ये यहाँ पे चीजें समझ। ओके, दिस आप लोग करेंगे पहले ये थर्ड एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 में किसी को डाउट हो तो पूछिए, और आप चाहते हैं इसको एक बार आप करके फिर आप डिस्कस करें तो अच्छा। मैं मतलब चाह रहा हूँ कुछ करें आप लोग। दिस एक्सरसाइज 5। इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो आदमी हाथ ऊंचे कर दे कि भाई अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, वो इंसॉल्वेंट। जिसका ऐसा कौन होता है? ऐसा वो पर्सन होता है जिसका बिजनेस के अंदर लॉस ज्यादा लग जाए और उसके पास जो कुछ है वो खत्म हो। ठीक है, दैट इज इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट हम उसको कहते हैं जिसका बिजनेस के अंदर लॉस ज्यादा हो जाए, दिवालियापन आ जाए, वो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी हैज टू बी प्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट। अब ऐसा आप अपने आप से नहीं कह सकते मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं अब जिसका पैसा लिया मैं नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को जो पैसा, वो आप दूसरों का, इसको कहते हैं पैसा जीम गया। वो जीम गया मतलब खा पी के खत्म, दूसरों का पैसा लिया, अब देने के नाम पर हाथ ऊंचे कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहां से। ऐसे नहीं हो सकता, आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि आप नहीं दे सकते। तो ऐसे लोगों से जो अगर हमें पैसा लेना है जो हमें नहीं मिल पा रहा है, उसको हम बैड डेट्स कहते है ना, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। तो वो पैसा जो हमें लेना है किसी से और नहीं मिल पा रहा है, वो बैड डेट्स हो जाता है। ठीक है, दैट इज बैड डेट्स। स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स, ये वो सारी चीजें होती हैं जो हम रोज अपने इस्तेमाल में यूज करते हैं। जैसे हमारा जो काम है उसमें यूज करते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर कई सारी चीजें होती हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्शन में यूज होता रहता है। कहीं कहीं स्क्रू नट बोल्ट्स हैं, एक फर्नीचर की शॉप है, वहाँ पे कील रखी है, स्क्रू वो रखे हुए हैं, स्क्रूज रखे हुए हैं, वो कोई भी फर्नीचर बनाते हैं, चिपकाने के लिए एडहेसिव वगैरह रखा हुआ है, फेविकॉल वगैरह, तो वो यूज हो रहा है, तो वो कंज्यूमर स्टोर्स। तो जो हम अपनी सर्विसेज देने में यूज हो जाए उसको हम कंज्यूमर स्टोर्स कहते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल इसमें दिया है कि घर के अंदर जो किचन का जो सामान है, शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस एक्सेट्रा, जो हम यूज करते हैं चीजों को, वो स्टोर्स। फैक्ट्री में भी ऐसी चीजें, स्कूल के अंदर चॉक डस्टर वो यूज होते रहते हैं, वो स्टोर्स है, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर स्टोर्स। ठीक है, थ्रेड है, बटन है, गारमेंट फैक्ट्री है, वहां पे वो थ्रेड, धागे, बटन वगैरह यूज करें, वो स्टोर्स। ठीक है, फोटोकॉपी की शॉप में जो पेपर है, फोटोकॉपियर पेपर्स, इंक, टोनर एक्सेट्रा, वो कंज्यूमर स्टोर्स। ठीक है, तो इस ढंग से कई सारी चीजें जो है हमारे चलती, वो स्टोर्स कहलाते हैं। ये स्टोर्स जो हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल नहीं होते, ये रॉ मटेरियल के साथ यूज होते हैं। ठीक है, their stores are used along with raw material, they are not raw material, रॉ मटेरियल के साथ यूज होते हैं। चावल बनाने में आप हल्का सा उसके अंदर नमक डाल रहे हैं, मेन आप चावल खा रहे हैं, राइस, उसके साथ आपने कुछ मसाला डाला है, तो वो मसाला जो है स्टोर है, मेन तो राइस है, राइस इज रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज। डिस्काउंट हम 2-3 तरह की चीजें देते हैं। डिस्काउंट 2 पर्पज से दिया जा सकता है। एक डिस्काउंट ऐसा दिया जा सकता है कि सामने वाला जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, इसलिए दिया जाता है कि वो जल्दी आ जाए पैसा। और दूसरा डिस्काउंट इसलिए दिया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा खरीदे, तो ज्यादा से ज्यादा खरीदे जो इसलिए डिस्काउंट देते हैं उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जल्दी से जल्दी पेमेंट के लिए जो दिया जा रहा है वो कैश डिस्काउंट। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी से कहा कि भैया ऐसा है कि अगर आप 1000 यूनिट खरीदते हो और तो मैं आपको 100 रुपए में दूंगा। आप 1000 की जगह 1200 खरीदते हो
तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा एक्स्ट्रा, क्यों, आप ज्यादा खरीद, तो ये ट्रेड डिस्काउंट। और वो है कि बिजनेस के अंदर मैं नॉर्मली पेमेंट 1 महीने में लेता हूँ, 1 महीने में पेमेंट मुझे मिल जाता है, लेकिन आप 1 महीने से पहले पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, तो वो कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम तब देते हैं जब हमें पेमेंट जल्दी लेना हो, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट हम तब देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट दोनों केस में दिया जा सकता है, कैश में भी और क्रेडिट में भी, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कैश क्रेडिट दोनों में हो सकता है। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश सेल्स में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ कैश पेमेंट पे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट पे होता है, ठीक है। लाइव स्टॉक माने जो जानवर वगैरह है, मवेशी है ना, गाय घोड़े बकरी वगैरह, ये सब लाइव स्टॉक। बिजनेस कुछ में लाइव स्टॉक ही लगता है, वो रखते हैं ये सब सामान। क्यों रखते हैं, उनको क्यों लगता है कि उनका काम ही ऐसा है। कोई पोल्ट्री है तो पोल्ट्री के अंदर जो हेंस है वो लाइव स्टॉक। कोई डेयरी है, डेयरी के अंदर जो है ना गाय रखे हैं, वो रखे बफेलोज है, वो लाइव स्टॉक, ठीक है। टर्नओवर, टर्नओवर माने साल भर की जो सेल्स है हमारी, उसको हम टर्नओवर कहते हैं। जो साल भर में हमने माल बेचा है, दैट इज टर्नओवर। साल भर में जो टोटल सेल्स है उसको टर्नओवर। और टर्नओवर हम कंपेयर करते हैं एक साल का दूसरे साल से, दैट इज द प्रूफ कि बिजनेस ग्रो कर रहा है कि कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। दैट इज टर्नओवर। नेक्स्ट इज वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स। वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो किसी ट्रांजैक्शन का प्रूफ होते हैं। मैंने पेट्रोल भराया, इसका प्रूफ क्या है, पेट्रोल भराया, तो सामने वाले से मैं रसीद ले लूंगा, प्रूफ, दैट इज वाउचर। मैंने किसी से कोई चीज खरीदी तो उसका बिल है, ये प्रूफ है कि मैंने खरीदी, ये वाउचर। तो वाउचर्स जो होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, उसमें इसको देखकर मालूम पड़ जाता है कि हमने क्या खरीदा, कितने खरीदा, किससे खरीदा, ठीक है। तो ये डिटेल्स हमें देते हैं, वाउचर्स हमें डिटेल्स दे देते हैं, ठीक है। ये दे गिव अस अ डिटेल, हु इज द बायर, हु इज द सेलर, ठीक है, किस अमाउंट का खरीदा, तो ये सब चीजें हमें वाउचर्स से मिल जाती है। तो वाउचर्स आर अ प्रूफ, है ना, कि ये हमारे चीजों का ट्रांजैक्शन हुआ। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कह दे कि मैंने खरीदा है, उसका प्रूफ क्या है? कोई गड़बड़ कर दे, पैसा हेरा फेरी कर दे, गैप कर दे और हमें बता दे कि हमने खरीदा है, तो दैट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट माने हम कोई भी चीज कहीं पैसा लगाते हैं सो दैट वी कैन मेक सम इनकम, हमको कुछ इनकम हो जाए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हेलो, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने कोई चीज लगाया है कहीं पैसा और उससे हमें कुछ इनकम हो रही है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लैंड में कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, हम किसी चीज में कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में कर सकते हैं, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम उस चीज को कहते हैं कि जब हम कोई एसेट को यूज करते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट को जब हम यूज करते हैं, जिसके लिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, वो जब हम यूज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, तो उनकी वैल्यू में कमी आने लगती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन। तो एसेट विच इज, वो क्यों डेप्रिसिएशन लगता है? एसेट अब पुरानी हो गई, खराब हो गई, अब उसकी उतनी लाइफ नहीं है, तो दैट बिकम्स, हम कहते हैं एसेट डेप्रिशिएट हो गई, है ना, उसकी वैल्यू कम हो गई, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो एसेट क्या करती है, अपनी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लूज करती जाती है, तो दैट बिकम्स द डेप्रिसिएशन, ठीक है। एनीथिंग, एसेट की जो वैल्यू लूज हो रही है, एक पहले है फिर और लूज हुई, तो दैट बिकम्स डेप्रिसिएशन। तो ऐसी कोई एसेट जो लंबे समय तक चलती है वो डेप्रिशिएट होती है। तो डेप्रिसिएशन जो है
वो सभी एसेट्स में लगता है एक्सेप्ट लैंड। और नेटवर्थ एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं, नेटवर्थ। नेटवर्थ माने जो बिजनेस की रियल वैल्यू है। नेटवर्थ इज द नेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसको हम कैसे निकालते हैं? बिजनेस की जो टोटल एसेट्स है और बिजनेस को जो किसी और को पेमेंट करना है, वो देना है, उनको हम माइनस करके दैट इज वी कॉल नेटवर्थ। नेटवर्थ इज द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर, है ना, जो बिजनेस के पास जितनी, जैसे कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा है, जो जितनी एसेट्स है, उसमें से कुछ पैसा उसको बाहर वालों को देना है, तो वो देने के बाद जो बचेगा वो नेटवर्थ है। तो अगर हम देखें तो जो आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, वो कहता है मेरी नेटवर्थ तो जीरो हो गई, नहीं नहीं, नेटवर्थ जीरो नहीं, माइनस में आ गई, मतलब मेरे पास एसेट्स इतनी कम हो गई है कि लायबिलिटीज ज्यादा हो गई, दैट बिकम्स ए नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमेशा आदमी की पॉजिटिव होती है, मतलब किसी के पास 100 रुपए का सामान है, उसको देना किसी को 20 रुपए, तो 80 रुपए उसकी नेटवर्थ हो। किसी के पास 100 रुपए का सामान है, उसको किसी को 60 रुपए देना, तो 40 रुपए उसकी नेटवर्थ हो। और जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कहेगा मेरे पास 100 रुपए का सामान है लेकिन मेरे को देना 120 रुपए, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। तो ये नेटवर्थ प्लस में होनी चाहिए। अगर कोई सॉल्वेंट है और कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी नेटवर्थ माइनस में हो जाएगी। तो दैट इज हाउ इट इज। ये क्वेश्चन तो आपको करना है, फिर आपको मुझे भेजना है, तो मैं आप भेजना कैसे, पे आंसर सब लिखे ही मैंने ये शीट आपको शेयर ही कर दी। अच्छा ठीक है, तो अब आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो 6th एक्सरसाइज है इसको आप कर लें और खुद करके अपना आंसर चेक कीजिए। एंड सिमिलरली जो ये भेजा है 5th वाली एक्सरसाइज जो मैंने अभी नहीं की, इसको भी आप चेक कर लें और फिर अपना आंसर चेक वेरीफाई कर लें, तो इतना काफी है। एंड मैंने शायद ये भी कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं एक्सरसाइज 4 के, तो इनको भी आप बाकी 3rd 4th 5th एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, any questions, any doubt that you might have?